एक ऐसा देश जहां पर अगर किसी को सजाए मौत दी जाती है तो उसके लिए उसके सिर में गोली मारी जाएगी या फिर उसकी पीठ पर। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का आज एक और नया एपिसोड। आज हम केरल की एक ऐसी नर्स जिन्हें एक मुस्लिम देश में फांसी की सजा मुकर्रर की गई है और उन्हें 1 महीने के अंदर ही फांसी दी जाएगी। फांसी के नाम पर उनके साथ क्या कुछ होगा वो सब आज की इस कहानी में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ये उस मुस्लिम देश यानी यमन में कैसे पहुंची और आखिरकार वहां उनके साथ एक व्यक्ति ने क्या कुछ किया, उनका किस तरीके से शारीरिक शोषण हुआ, इसके अलावा उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई और फिर आखिर वो कैसे खुद फांसी की सजा तक पहुंच चुकी हैं और क्या उनकी फांसी की सजा को भारत सरकार या फिर कोई और देश टलवा सकता है। इस कहानी में हम पूरी डिटेल के साथ चलिए जानते हैं। दरअसल केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया ये साल 2008 में अपने परिवार के खर्चे को उठाने के लिए पहले इधर उधर खूब मेहनत करती है और उसके बाद इनको किसी से पता चलता है कि यमन में डॉक्टर्स यानी हेल्थ का कारोबार बहुत अच्छे से फलता फूलता है और वहां पर ये जाकर खुद का क्लिनिक भी खोल सकती हैं। वहां पर चाहें तो ये सेवा देकर आराम से इनकम इतनी कर सकती हैं कि ये अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकती हैं। इसके लिए ये साल 2008 में यमन रवाना हो जाती है। वहां पर कुछ दिनों तक एक निजी अस्पताल में काम करती हैं नर्स के तौर पर। 2011 में ये केरल वापस लौटती हैं और वहीं पर फिर से इनकी शादी जो है एक बार वो टॉमी थॉमस के साथ होती है। इसके बाद ये वापस केरल से जो है वो रवाना हो जाती हैं यमन के लिए साल 2012 में। यहीं पर इनको एक बेटी होती है और उसके बाद साल 2014 का धीरे धीरे समय आता है। तभी इन्हें लगता है कि अब खुद भी इनके पति और ये लोग एक साथ मिलकर भी इतनी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं जितनी की इन्हें जरूरत है। इसके बाद इनके पति और अपनी बेटी को लेकर वापस केरल के पलक्कड़ लौट आते हैं साल 2014 में। अब यहां से निमिषा को शुरू करना था अपना एक नया सफर और वो सफर अकेले ही। लेकिन इनकी मुलाकात वहीं के रहने वाले यानी यमनी निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम है तलाल अब्दो मेहदी उससे हो जाती है। ये दोस्ती करते हैं और धीरे धीरे बातचीत होती है और फिर उसमें मसला पहुंचता है कि आखिर किस तरीके से एक नया कारोबार ये खड़ा कर सकते हैं यानी अपना खुद का क्लिनिक खोलना। यमन की जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 50% का जो पार्टिसिपेंट हो वो आपका कोई यमनी नागरिक ही हो। इसके साथ ही आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। यही होता है कि 50-50 की हिस्सेदारी के दौरान ये दोनों लोग एक क्लिनिक ओपन करते हैं और उसके बाद यमन में गृह युद्ध छिड़ जाता है। 2014 से 2015-16 के आसपास की ये घटना है पूरी। अब जो क्लिनिक है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग यमन छोड़कर भाग कर चले आए अपने देश, यानी भारत के भी जो कुछ लोग थे वो भी चले आए थे, लेकिन प्रिया वहां रुक गई थी। इसके पीछे की कई रिपोर्ट्स हैं, उसमें बताया गया इस वजह से उन्होंने अपने आप को रोकने का फैसला किया क्योंकि इनका तकरीबन 50 लाख रुपए उसमें लगा हुआ था और अगर इसको भारतीय करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, या फिर अगर 50 लाख रुपए भारत के हैं तो वो यमन में करोड़ों में होंगे उसकी कीमत। फिर इसके बाद इन दोनों में कहासुनी हो जाती है, यानी कि मेहदी और फिर प्रिया में अब मनमुटाव चलने लगता है। लेकिन मेहदी को लगता है कि ये कभी भी भाग सकती है या ये मेरे दबाव में काम नहीं करेगी। मेहदी ने तुरंत जो है वो निमिषा प्रिया का पासपोर्ट छीन लिया और अपने पास रख लिया। अब निमिषा जब भी भारत आने की कोशिश करती तो पासपोर्ट है ही नहीं। इसके बाद वो बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। आरोप ये भी है कि शारीरिक शोषण भी करता है। इसके अलावा तमाम यातनाएं देता है, शारीरिक और भी मानसिक, जिस तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो पुलिस कंप्लेन करती है। पुलिस कंप्लेन के दौरान मेहदी को जेल हो जाती है। कुछ दिन तक वो जेल में रहता है। अब जब वापस आता है तब निमिषा किसी तरीके से सोचती है कि वो किसी भी तरीके से अपना पासपोर्ट निकाल सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद
मेहदी की लाश जो है वो टुकड़ों में बरामद की जाती है। अब शक शुरुआत में ही पुलिस का चला जाता है निमिषा पर और निमिषा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में कहानी पता चलती है कि निमिषा ने अपने पासपोर्ट को निकालने के लिए मेहदी को जो है वो बेहोशी का इंजेक्शन दिया था अपनी क्लिनिक में, लेकिन वो इंजेक्शन जो है वो ओवरडोज हो गया। ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि निमिषा ने जानबूझकर हत्या की क्योंकि शव के टुकड़े हुए थे। तो ये तमाम रिपोर्ट्स के बाद अब चर्चाएं जो है भारत में होने लगती है। निमिषा का पूरा परिवार रोता विलखता रह रहा है और किसी तरीके से भी निमिषा को वापस लाने की मांग कर रहा है। हालांकि वो लोग एक निमिषा फाउंडेशन नाम से ग्रुप भी चला रहे हैं जिसमें लोग सहायता कर रहे हैं ताकि एक मनी इकट्ठा हो सके, कुछ पैसे इकट्ठा हो सके और जिसके कारण निमिषा को बचाया जा सके। अब सवाल है ईरान एंगल का कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या कहा है और फिर क्या भारत सरकार निमिषा की फांसी टलवा सकती है? क्या यमन में ऐसा कोई कानून है या यमन अगर भारत कहे तो यमन दबाव में आए? तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यमन में फिलहाल हूतियों का कब्जा है। हूती विद्रोही, आप लगातार ऐसे नाम सुन रहे होंगे। हूती विद्रोही, इन पर कंटिन्यू जो है वो अटैक अमेरिका, ब्रिटेन, इसके अलावा इजराइल की तरफ से किया जाता रहा है। अब से कुछ ही दिनों पहले अटैक हुआ भी था, कल भी परसों भी, यानी जितने दिन आप देखेंगे अमेरिका के कई विमान इस पर बमबारी करते रहते हैं। अब ईरान की तरफ से इस पूरे मामले पर एक मैसेज आया है। ईरान के एक अधिकारी ने कहा है कि हम मानवीय सहायता के लिए तैयार हैं अगर भारत कहे तो। अब क्या ईरान बचा सकता है? तो बिल्कुल, क्योंकि ईरान और हूती विद्रोहियों का जो एक हम कहावत कहते हैं कि रोटी और बेटी का नाता, इस तरीके से है। क्योंकि हूती विद्रोही ईरानी समर्थक हैं और वो किसी भी कीमत पर ईरान की बातों को टाल नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन ये है कि भारत सरकार अपनी किसी भी तरीके से यमन से कोई ऐसी डील करे जिसके सहारे वो वापस ला सकता है निमिषा को, फांसी की सजा को टलवा सकता है। लेकिन 30 दिसंबर को ही एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि यमन के राष्ट्रपति, उन्होंने फांसी की सजा को मान्य कर दिया है, यानी उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी फांसी होगी। 1 महीने के भीतर इस प्रक्रिया को अमल किया जाएगा। अब केवल 1 महीने का ही समय है निमिषा प्रिया के पास। और तीसरा तरीका ये बनता है कि एक ब्लड मनी कहा जाता है। कई मुस्लिम राष्ट्रों में इसका प्रचलन है। ब्लड मनी में कहा जाता है कि जिस परिवार के व्यक्ति की मौत हुई है उस परिवार से आप बातचीत करें। अगर वो परिवार कुछ पैसे के बदले आपकी सजा को माफ कर सकता है तो फिर इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ब्लड मनी के तौर पर कितने पैसे वो परिवार मांगेगा, क्योंकि जो भारतीय वहां पर उच्चायोग है उसने एक वकील हायर कर रखा है। अब ये वकील किसके लिए काम कर रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अगर ईरान और भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे तो आराम से उनको बचाया जा सकता है, ये कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं। लेकिन इसमें कानूनी बड़े पेच होते हैं और चूंकि कुछ मुस्लिम राष्ट्र भी हैं जो अपने हिसाब से अपने कानून, शरिया कानून के तहत चलते हैं, तो उनके क्या नियम होते हैं वो वही बता सकते हैं, उनके लॉ के मुताबिक ही वो काम करेंगे। लेकिन अब परिवार वो मदद की गुहार लगा रहा है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, एस जयशंकर से। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आया था जिसमें यह कहा गया था कि हाँ वो इसको निगरानी कर रहे हैं, इस पर नज़दीकी से नज़र बनाए हुए हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि प्रिया को वापस लाया जा सके। लेकिन जो मैंने पहले ही कहा कि ईरान, यानी ईरान ही एक ऐसा देश है जो चाहे तो निमिषा प्रिया की जान को बचा सकता है और भारत सरकार खुद भी चाहे तो किसी डील के बहाने ये काम आसानी से किया जा सकता है। आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि कुवैत में हमारे 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को जो है वो फांसी की सजा हुई थी। भारत सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वो कोशिश कामयाब भी हो गई, उन्हें वापस लाया जा चुका है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनमें फांसी की सजा भारत सरकार ने टलवा ली और वापसी भी करवा ली, यानी फांसी रुकी और उन्हें कोई सजा नहीं हुई, वो भारत वापस आ गए। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि निमिषा प्रिया वाले केस में आखिरकार क्या कुछ होता है। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आप शरिया कानून से
जुड़ा हुआ कोई ऐसा नियम जानते हैं जिसके सहारे इसे टाला जा सकता है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कहाँ से लिख रहे हैं उसे भी लिखिएगा, ताकि अगले एपिसोड में हम आपके नाम के साथ आपकी कमेंट को जरूर उठाएं। मेरा नाम है दिव्यांशु। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।